देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, कल पीडीएम ने अपना तीर चला ही दिया। पिछले कुछ दिनों से जिस अदम एतमाद का शोर मचाया जा रहा था, कल अचानक और खामोशी से पंजाब असेंबली में जमा करा दी गई। अब सवाल ये कि वजीर आला क्या हिकमत अमली बनाते हैं? क्या पीडीएम इस नहज तक पहुंचने से अपना होमवर्क कर रखा है? क्या काफ लीग के अरकान परवेज इलाही की तरह स्टेज के पीछे भी इमरान खान के साथ हैं? असेंबलियां तोड़ो का शोर मचाने वाली हुकूमत ने कल रात अचानक खामोशी से वजीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ करारदाद जमा करवा दी ताकि वजीर आला असेंबलियां तहलील न कर सकें। लेकिन नजर ये आ रहा है कि हुकूमत पिच के दोनों जानिब खेल रही है। आज भी तलाल चौधरी अपनी स्पीच में इलेक्शन का मुकाबला करने का दावा कर रहे थे, मजीद का डिमांड कर रहे थे। आइए आपको सुनवा देते हैं। आपने असेंबली तोड़नी है, पहले एतमाद का वोट लें। जिस वजीर आला के पास एतमाद ही नहीं है वो असेंबली कैसे तोड़ सकता है? पहले एतमाद के वोट पर 186 अरकान दिखा दें कौम को, अगले मिनट पर तोड़ दें। और ये आपकी भूल है। हमने तो की आमरीयत में भी लड़ा है और हम तुम्हारी आमरीयत से भी लड़ते रहे। इलेक्शन से ना दौड़ रहे हैं। इलेक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमें शौक नहीं है। हमने तुम्हारा मुकाबला तुम्हारी हुकूमत के होते हुए और तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, कई दर्जन लगातार इलेक्शन हराते रहे। बिल्कुल मुकाबला करेंगे इलेक्शंस में। दूसरी जानिब इस हुकूमत में मुल्क की सिक्योरिटी रिस्क बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। आई रोज की वीडियो लीक्स ने यह बात तो बावर करवा दी है कि इस मुल्क में जब वजीर आजम हाउस जैसी जगह महफूज नहीं, वजीर आजम महफूज नहीं, तो फिर गलियों कूचों में आए रोज लुटने वाली आवाम की दाद रसी कौन करेगा? इतवार से बनू में दहशतगर्दों ने जो उधम मचाया था, कई अहलकारों के जख्मी होने और 2 अहलकारों के जान की कुर्बानी के बाद सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दों का खात्मा बिलखैर कर दिया है। मगर ये नौबत क्यों पेश आई? इस हवाले से साबिक वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी क्या कहते हैं, आइए वो सुन लेते हैं। जो आपने अरबों रुपया लगा के बाढ़ लगाई, वो बाढ़ उखाड़ी जा रही है और वहां से लोग घुस रहे हैं। हम बता रहे हैं कि वहां पे हालात खराब हो रहे हैं, आपने उसके ऊपर अमल नहीं किया। बॉर्डर सिक्योरिटी जो है उसका हाल इंतहाई पतला है और जिसकी वजह से अचानक आज हम देख रहे हैं बनू में क्या हो रहा है। जिस तरीके से हमारे जवानों की शहादतें हो रही, जिस तरीके से हमारे पुलिस और लिबिस के लोगों की शहादतें हो रही हैं, सिविलियंस की शहादतें हो रही हैं, यूं लग रहा है कोई मसला ही नहीं। दूसरी जानिब पंजाब में गुज़िश्ता चंद रोज से जारी सियासी चालों का सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हो सका है। हर रोज कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। असेंबलियों की तहलील के लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दी गई तारीख में अभी 3 दिन बाकी हैं, मगर पीडीएम ने एक चाल चलने की कोशिश की है। गवर्नर ने एतमाद के वोट के लिए इजलास तलब कर लिया है और अगर कल वजीर आला एतमाद का वोट नहीं लेते तो क्या होगा? वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने आपको इस हवाले से हमें और आपको और पूरे मीडिया को बताया। क्या बताया ये वो सुन लेते हैं। ये स्पीकर साहब का जो स्टांस है ये गलत है, रूल्स और आइन के खिलाफ है। गवर्नर जो है वो इजलास बुला सकता है और अगर कल 4 बजे इजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने इत्तेफाक का वोट ना लिया तो ही विल सीज टू बी इन द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे अगर कल 4 बजे के इजलास में इजलास मुनक्कद नहीं होता या इजलास मुनक्कद होता है तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असेंबली ने गवर्नर के इजलास बुलाने की अमल को गैर कानूनी करार देते हुए इनकार कर दिया है और गवर्नर का इजलास बुलाना क्यों गैर आईनी है, इस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाज अल हसन चौहान ने एक लंबी प्रेस मीटिंग कर डाली। क्या कहा ये वो सुन लेते हैं। आइन के अंदर कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि जब भी गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए वजीर आला को कहना है तो साथ ही उसने स्पेशल इजलास समन करना है। अब आप मुझे ये बताएं कि 2 इजलास पहले से चल रहे हैं, पहले से 2 इजलास चल रहे हैं और आई थिंक सो कि उनका केस भी शायद अदालत के अंदर चल रहा है कि कौन सा वाला लीगल है कौन सा वाला नहीं है। तीसरा गैर आइनी इजलास गवर्नर ने तलब कर लिया है।
अब इस सिचुएशन के अंदर आप खुद बताएं कि क्या एतमाद का वोट का इजलास हो सकता है? स्पेशल इजलास मुनक्कद ही नहीं हो सकता जब तक असम्बली जो है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी के राबते तेज हो गए हैं। वजारत आला पंजाब पीपल्स पार्टी को दिए जाने का इम्कान भी बताया जा रहा है। वजीर आला के लिए हतमी नाम का फैसला आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात और नवाज शरीफ की बाहमी रजामंदी से होगा। लेकिन सवाल ये है कि कैसे होगा? एक प्रेसिडेंट सेट हुआ था कि अगर कोई अपनी पार्टी के खिलाफ जाके अगर दूसरी पार्टी को वोट देगा तो फिर उसके बाद वो डिस्क्वालीफाइड डी सीट होगा, और ऐसे ही 20 सीटों के ऊपर फिर पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। ये वो सारे सवाल आते हैं जो कि आप, हम और सब जानना भी चाहते हैं। जी, इसी सारी सिचुएशन पे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जुबैर साहब, तर्जुमान नवाज शरीफ साहब के मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा है। उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी, थैंक यू वेरी मच। जुबैर साहब, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये जो पंजाब में हो रहा है सब कुछ, और अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ भी ले आई गई है, और जो राबते बहुत तेज हो चुके हैं, आप तो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड सियासतदान होते हैं, आपको पता भी होता है कि एक्चुअल हो क्या रहा है। क्या इस स्पीकर के खिलाफ जो अदम एतमाद लाई गई है, क्या वाकई कामयाब हो जाएगी? मेरा ख्याल है ये कहना हतमी तौर पर तो बिल्कुल सही नहीं होगा, बिकॉज उसके रीजन ये है कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, टोटल 371 का हाउस है जी, तो उसमें जो डिफरेंस शुरू दिन से पीटीआई या पीएमएलएन के दरमियान था, या पीटीआई लेड कोalition और पीएमएलएन के साथ जो भी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है और एक आध और है, तो वो उनमें डिफरेंस इतना कम था। तभी इसी वजह से जब बुज़दार साहब हटे हैं तो उसके बाद हमजा शहबाज थोड़े अरसे के लिए थे, फिर हमजा शहबाज के बजाय परवेज इलाही आ गया, और अब परवेज इलाही कहने को तो बड़ा सिंपल सा है कि भाई अगर उनके पास मेजॉरिटी है तो वो कल जो गवर्नर ने इजलास बुलाया है वो अपने मेजॉरिटी लेके आ जाएं। गवर्नर ने ये कहा है ना कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, क्योंकि गवर्नर के वकॉल वो समझते हैं, गवर्नर साहब, कि परवेज इलाही हैज लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस विच इज 186। तो 186 अगर वो कल ले आते हैं तो बात खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद उन्होंने असेंबली तहलील करनी है या नहीं तहलील करनी, वो और बात है। लेकिन जाहिर सी बात है ये तो अभी तो और ज़्यादा मेरा ख्याल है चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि स्पीकर साहब जो है पीटीआई के, उन्होंने कहा है कि जो गवर्नर ने इजलास बुलाया है वो गैर आईनी है और इस वजह से कल इजलास ही नहीं होगा और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की जरूरत ही नहीं होगी। तो ये जो आईनी पेचीदगियां हैं, मेरे अपने असेसमेंट में तो ये सब जाएगा कोर्ट कचहरी में सॉल्व होगा ज़्यादा। अच्छा, यही एक बड़ी आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा दिया इस वक्त के कोर्ट कचहरी वाला, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि कोर्ट से ही हुआ था फैसला, और एक चीज जो प्रेसिडेंट सेट हुआ जिसके बाद जी वो 20 सीटों पे ज़मीनी इंतखाबात भी हुए, आपने देखा था, और उस वक्त भी बड़ी आप लोगों की बात थी कि आपने बड़े खुले दिल से एक्सेप्ट भी की थी जो उसके रिजल्ट थे। अब सवाल ये कि अगर कोई पार्टी पॉलिसी से हट के किसी और को दे देता है वोट इसमें, तो फिर वो तो अगेन डी सीट हो जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो वाला ऑप्शन तो अवेलेबल ही नहीं है ना। हाँ। कि फ्लोर क्रॉसिंग जिसको कहते हैं कि कोई भी फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकता। लेकिन उसमें जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना, एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं परवेज इलाही साहब, उनको 186 मेंबर लाने हैं। अब उसमें ये हो सकता है कि 10 मेंबरान जो हैं पीटीआई के वो नहीं आए, वो नहीं अपनी हैसियत लूज करेंगे, अपनी सीट लूज करेंगे कि जी अगर वो असेंबली में नहीं आए, मिसाल के तौर पर वो कोई कहता है कि बीमार था, ये कंट्री से बाहर हूँ, वो तो उस वक्त डिस्क्वालीफाई होता है कि अगर वो वोट करता है। पीटीआई वालों को वोट नहीं करना, पीटीआई वालों को मौजूद होने सिर्फ। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का अगर मरहला आएगा और उसमें अगर पीटीआई का कोई मेंबर उनके खिलाफ वोट करेगा, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ, परवेज इलाही के खिलाफ, वो अपनी सीट लूज कर जाएगा अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो लास्ट रूलिंग थी। सो अभी मैं कह रहा हूँ कि इसमें एक तो ये है कि नंबर्स इतने कम डिफरेंस है,
बिटवीन द ट्रेजरी बेंचेस एंड द ऑपोजिशन बेंचेस के वैसे ही एक ये चैलेंजिंग मरहला है कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। उसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट की तलवार ऊपर लटकी हुई है जो हम नहीं एग्री करते थे, जिसकी वजह से हमजा शहबाज साहब को अपना वो खोना पड़ा पोजीशन। कि मैं एक चीज बताऊं ना कि देखिए आइन में जब आप ये कहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की इजाजत है, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की इजाजत का तो मतलब होता ही यही है कि कोई पार्टी लाइन के अगेंस्ट वोट डालेगा तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपके नाज़रीन के लिए दूं। सपोज करें नेशनल असेंबली में 342 वो होती हैं सीटें, और उसमें जब हुकूमत बने तो 180 तहरीक इंसाफ के, सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूँ, 180 हजरात पीटीआई के वजीर आजम मुंतखब करते हैं और दूसरी तरफ 160 है। तो अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की इजाजत है जो कि आइन में है, तो उस 180 में से कटेंगे तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा ना। अच्छा, तो वो कैसे डीसीट हो सकते हैं? वो उस एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट से जो हमारा डिसएग्रीमेंट है कि उनका वोट काउंट होना चाहिए, उसके बाद अगर वो उनकी पार्टी के हेड समझते हैं कि इन्होंने पार्टी लाइन के अगेंस्ट वोट डाला था, तो इलेक्शन कमीशन को भेज सकते हैं और वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। लेकिन वोट काउंट होगा। अगर वोट काउंट ही नहीं होना तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तो माने ही खत्म हो गए कि कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ है कि नहीं। सही। अच्छा, आपकी और अपने नाजरीन की इंफॉर्मेशन में इजाफा करती चलूं और ये बताती चलूं कि जी अभी जस्ट ये पता चल रहा है कि परवेज इलाही साहब की जानिब से कल एतमाद का वोट लेने का चांस खत्म हो गया है, वो इसलिए कि पंजाब असेंबली का इजलास जुम्मे तक मुलतवी हो गया है। अब क्या होगा जुबैर साहब? नहीं, वो तो देखें, जब वो नेशनल असेंबली में भी जब हुआ था, हाँ। 8 मार्च को जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा करवाया था, तो उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के होने तक इमरान खान के पास वो ऑप्शन खत्म हो गया था असेंबली को बर्खास्त करने का, विच ही वांटेड टू। उस वक्त वो उन्होंने रियलाइज किया कि उनके पास वोट्स इतने नहीं है, लेकिन देन इट वाज टू लेट। इसी वजह से जब वो डिप्टी स्पीकर साहब अप्रैल 3 को उन्होंने कहा कि ये साजिश के नतीजे में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, इसलिए ये बर्खास्त करता हूँ, इमरान ने इमीडिएटली असेंबली डिसॉल्व कर दी थी। तो जब ये इन्होंने असेंबली बर्खास्त करने की जब बात की थी पिछले हफ्ते इमरान खान साहब ने, तो हम ये कह रहे थे कि ये सीरियस थे ही नहीं, क्योंकि ये चाहते थे, इन्होंने इतने दिन इसलिए दिए थे कि ऑपोजिशन जो कि पीडीएम है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का दाखिल कर दे। इसका मतलब ये है कि वो असेंबली डिसॉल्व भी नहीं कर सकते जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तय नहीं हो जाएगा। तो अभी तक तो वो अब जब तक वो नहीं होगा, वो फ्राइडे को तो वो डिसॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की टेबल हो चुका है मोशन। Exactly, it sounds very complicated and it sounds very twisting as well और interested as well at the same time, because अब जो ये एक बात जैसे जब कौमी असेंबली का मामला हुआ और जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को आप लोगों ने इस तरह से रिमूव किया, तो उस वक्त भी इसी तरह की सिचुएशन थी जो कि इस वक्त बन चुकी है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कि जी अब हर लम्हे एक नई डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, ये तो है, इस पर तो हमने बात कर लिया है। एक चीज़ और जो कि बहुत, चूंकि टेकिंग द बेनिफिट ऑफ यू, आप इकोनॉमी के हवाले से भी चीज़ों को बहुत समझते हैं, चीजों को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मईशत का रुख बेहतर नहीं होता जा रहा। जुबैर साहब, आपकी हुकूमत बहुत दावे भी कर आई थी कि हम आते ही हालात बेहतर कर देंगे। पहले मिफ्ता इस्माइल साहब आए, फिर अब इसहाक डार साहब हैं, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब अब इसहाक डार साहब पे इल्जामात की बौछार कर देते हैं। आज भी बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी थी और मार्केट का वो कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पा रही हुकूमत। इसकी क्या वजूहात है? देखिए, ये तो मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त इकॉनमी शदीद बहरान से गुजर रही है और बहुत सीरियस चैलेंजेस है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारी जो एक्सटर्नल बाहर की पेमेंट्स हैं, जो हमने लोन्स वगैरह लिए हुए हैं या बॉन्ड्स की पेमेंट होती है या दूसरी पेमेंट्स होती है जो हमने बाहर करनी होती है, हमें तकरीबन $32 बिलियन एक साल में चाहिए अपने बाहर की पेमेंट्स करने के लिए। हमारे पास इस वक्त टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $7 बिलियन से भी कम है। तो जाहिर सी बात है कि हमें कहीं ना कहीं से तो डॉलर चाहिए। उसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है, जब आपके पास डॉलर कम होते करेंसी पर भी बढ़ता है। अब उसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, और वो जब तक नहीं होगी तो ये
ये जो अनसर्टेनिटी की कैपेसिटी ये चलती रहेगी, वो जब तक आईएमएफ के साथ हमारा क्लैरिटी नहीं हो जाती, जब तक ये जो इस वक्त बातचीत चल रही है। आईएमएफ के साथ होने से इतने पैसे नहीं आते जितना उसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये एक समझते हैं कि बेंचमार्क है पूरी दुनिया की। मल्टीलैटरल एजेंसीज हों, दोस्त ममालिक हों, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हों, अगर आपके आईएमएफ के साथ मुआहिदा बिल्कुल ठीक होता है तो फिर वर्ल्ड बैंक भी पैसे देने के लिए तैयार होता है, सऊदी अरेबिया भी देने के लिए तैयार होगा, अल्लाह करे, और दूसरे जो हमारे पेरिस क्लब है जो ममालिक है वो भी देने के लिए तैयार होंगे। सो मेन चैलेंज ये है कि क्या आईएमएफ को हम सेटिस्फाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। वो बड़ी सख्त शराइत है जैसे पहले थी, अब के उससे भी ज्यादा है। बिजली के नर्स बढ़ाने के, वो पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाने के लिए, फिर एडिशनल टैक्सेस लगाने के लिए, फिर बहुत सी चीजें हैं जिसको आप फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, उसमें जो छोटे टारगेट्स होते हैं उसको मीट करने के हवाले से। सो आईएमएफ, अब मसला ये है कि ये चीजें वो होती हैं जो कि पहले साल में अगर 5 साल की हुकूमत आती है तो आसान होते हैं करने के लिए, क्योंकि आपको पता है आपके आगे 4 साल पड़े हुए, आप पहले साल सख्त कंडीशनैलिटीज इम्पोज कर भी देंगे तो तीसरे साल में अच्छा ही एक लोग फील करना शुरू कर देंगे समथिंग। यहाँ मसला ये है कि टाइम बिल्कुल है नहीं, अब टाइम है नहीं, और जाहिर है इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन ईयर है, तो सियासी तौर पर जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है, हमें बहुत पॉलिटिकल नुकसान हुआ है ये आईएमएफ के साथ जो भी हम करते रहे हैं, पेट्रोल बढ़ाते रहे हैं, आपने बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स वगैरह भी देखे हैं, तो ये पॉलिटिकल कैपिटल तो हमने लूज किया है। अब कितना हम कर सकते हैं ये एक क्वेश्चन है। इस वजह से एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट करना है इन मीटिंग दी आईएमएफ डिमांड्स एंड ऑल्सो इंश्योरिंग कि हम आवाम को तसल्ली से ये समझा सकें कि जो मुश्किल वक्त है ये थोड़े अरसे का है, उसके बाद अच्छा वक्त भी आएगा। जुबैर साहब, आप जाहिर सी बात है अपनी भी एक पार्टी में राय रखते हैं हमेशा से, और कभी कभार तो आप कुछ पॉलिसीज के को समझते हैं कि जो बेहतर नहीं है उसके लिए स्ट्रेट अवे बात भी करते हैं। आप इस सिचुएशन में कैसे देख रहे हैं कि क्या वाकई इलेक्शंस हमें मजीद डिले करने चाहिए ऐसी सिचुएशन में जो अभी आप बता रहे हैं? क्योंकि इज इट इजी के अभी जो जाहिर बात है आईएमएफ अगर अब आज की ये खबर भी एक आ भी रही है कि जी अप्रूव हो भी रहा है लोन और हो भी जाता है, तो उसके बाद भी क्या उस तरह से जो मार्केट का कॉन्फिडेंस है वो गेन कर सकेगी हुकूमत, या उस सिचुएशन में आ सकेगी कि एक सर्टेनिटी आ जाए? क्योंकि अगेन ये वो इनिशियल एयर्स नहीं है, जैसे कि अभी आपने खुद कहा उस वक्त एक अपनी मर्जी की हुकूमत जब आती है तो वो अपनी मर्जी से खेल रही होती है, अपनी मर्जी के फैसले कर रही होती है। तो क्या हमें जो इलेक्शन में जाने का मामला है वो मजीद डिले करने से हालात बेहतर होंगे या खराबी ही आएगी? नहीं, इलेक्शन तो डिले तो हमने कहा है कि इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होंगे जो उसकी स्केड्यूल डेट है, और मेरा नहीं ख्याल है कि वो डिले करने की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि बात ये है ना कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो फर्स्ट ये है कि हम समझते हैं कि आज जो मुश्किल फैसले कर रहे हैं अगले साल जून जुलाई अगस्त तक उसकी बेहतर नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, और जब तक हम इलेक्शंस में जाएंगे उस वक्त एक माहौल अच्छा हो चुका होगा, और जो भी पार्टी जीतेगी अक्टूबर 2023 का इलेक्शन उसके पास 5 साल का मैंडेट होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान में रिफॉर्म्स की जरूरत है, चाहे एनर्जी सेक्टर है, चाहे टैक्सेशन के मैटर्स है, चाहे प्राइवेटाइजेशन है, चाहे स्टेट इंस्टीट्यूशंस को ठीक करने का है। वो ये थोड़े अरसे में तो सब नहीं हो सकते, बिकॉज वो तो बहुत पेन टेकिंग होते हैं और उसके लिए बड़ी पेशेंस चाहिए होती है। वो ऐसे नहीं धड़ आप रिफॉर्म्स तो बहुत लंबी चीज होती है। सो वो एक हम मईशत को एक सही उस राह पर डायरेक्शन पर लगा दें, उसके बाद जब इलेक्शन में जो भी पार्टी जीतेगी उसके बाद वो 5 साल का अपना एक मैंडेट लेके आएगी और ठीक कर सकती है उस तरह से। सही। अच्छा जुबैर साहब, एक चीज़ और भी आपसे पूछना चाह रही हूँ मैं, वो ये कि दहशतगर्दी के हवाले से बहुत ज़्यादा इस वक्त लहर जो है वो मुल्क के अंदर पूरे हम देख रहे हैं कि फैल रही है। फॉरेन अफेयर मिनिस्टर आपके नहीं हैं, वो पीपल्स पार्टी से हैं, लेकिन उसके बावजूद ख्वाजा आसिफ साहब के जो स्टेटमेंट्स हम देखते हैं वजीर दिफा के, वो तो आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीज़ें डिप्लोमेसी के तहत भी चीज़ें चलानी पड़ती हैं, और जब इस तरह से चीज़ें होती हैं तो उसमें बहुत सारे जो
फैसले लेने पड़ते हैं, बहुत बड़े और बहुत खुल के फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन वो वहाँ चूंकि आपके पास नहीं है वो चीज़। जैसे अब अफगानिस्तान जाने का मामला था या कोई और दीगर मामला थे, हिना रब्बानी घर गई लेकिन वजीर खारजा नहीं गए, साबिक वजीर आजम कह रहे हैं। तो ये जो सारे इशूज इस वक्त हमें बॉर्डर्स पे भी आ रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान की तरफ से हो या फिर वो कहीं और किसी तरफ से हो, ये इश्यूज भी हैंडल नहीं हो पा रहे उस तरीके से। उसकी क्या वजूहत आपको लगती हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, ये कोई आज की बात तो नहीं है। अफगानिस्तान के साथ जो मामलात हैं ये तो तकरीबन 30 साल, जब फर्स्ट टाइम सोवियत ऑक्यूपेशन 79 में हुआ था, उसके बाद से मामलात अफगानिस्तान के साथ खराब होते चले गए, क्योंकि वहाँ सिविल वॉर भी हुई है। वहाँ पहले अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन का कब्जा था, फिर वो वहाँ से चले गए, फिर आपस में इंटरनल इनफाइटिंग इतनी ज्यादा थी कि एक लीडर और दूसरा लीडर, और फिर तालिबान ने फाइनली जाके टेक ओवर किया। तालिबान की हुकूमत ने कुछ गलतियां की, बहुत शदीद गलतियां की। पाकिस्तान ने उस वक्त एक फैसला किया था जो कि बाद में हमने रियलाइज किया कि हमने गलत किया था 90s में, कि वो पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ, जिसको अफगानिस्तान में जाहिर सी बात है बड़ी गलत नजर से देखा गया। और फिर 9/11 हो गया। 9/11 के बाद फिर हम फ्रंट लाइन स्टेट बन गए, तो उसकी कीमत भी हमें चुकानी पड़ी। एक तो ये सिर्फ इस हिसाब से नहीं कि जाहिर है फिर वो दहशतगर्द तंजीमों ने जन्म दिया, यहाँ भी चाहे तालिबान थे, TTP थी, या जो भी दूसरे हकानी नेटवर्क था, कोयटा शूरा, इन दोनों तो बहुत, तो ये कोई आज के तो पैदा करता इश्यूज नहीं है। फिर तालिबान का लास्ट ईयर टेक ओवर, वापस उन्होंने टेक ओवर किया अगस्त 2021 में, और हम समझे थे कि अब थोड़े से ताल्लुकात हमारे और उनके अच्छे होंगे, बट अभी तक तो ऐसे ही महसूस होता कि वो जो बॉर्डर पर जो सिचुएशन है वो उसको बहुत एफर्ट करने की जरूरत है। और ये कहना कि जी बिलावल भुट्टो हमारे ही हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर है और बड़े काबिल फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो वो आई एम श्योर वो कोशिश कर रहे होंगे। हिना रब्बानी घर गई थी, उन्होंने भी एफर्ट की थी, लेकिन ये मैंने इसलिए ये दोहराया है कि ये इतना डीप है, ये जो हमारे और अफगानिस्तान के रिलेशंस हैं, और फिर ये जो जन्म ली तंजीमों ने, दहशतगर्द तंजीमों ने, ये इसको एकदम से ठीक करना कोई पाकिस्तान की किसी भी हुकूमत के लिए कोई इतना आसान काम तो नहीं है। बट आपकी उस बात से मैं एग्री करूंगा कि अगर हमने वो लाइटली, आपको याद होगा कि इमरान खान ने जो बयान दिया था जब तालिबान ने टेक ओवर किया था कि उन्होंने वो चेन, शेकल्स ऑफ चेन जो है उतार के फेंक दी हैं, और ऐसा सुहाना ख्वाब दिखाया था कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, तो वो भी एक मिसगाइडेड था। और इस वजह से फिर हमारी वो जो बुनियाद ही सही नहीं पड़ी जब से तालिबान ने टेक ओवर किया था। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अब ये इससे कुछ सीखेंगे और परमानेंटली इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। आज भी फवाद चौधरी साहब जो कह रहे थे कि वही फेंस के हवाले से कि जी आपने अरबों रुपए खर्च किए हैं, हमारी हुकूमत में तो बेहतरी थी, आपकी आते ही वो सारी चीजें रिवर्ट हो गई हैं। नहीं, वो अब ये मैं तो उसमें नहीं जाऊंगा कि उन्होंने कितनी गलती की या हमने कितनी गलती की। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सब ठीक करके छोड़ के गए थे और हमने ही आके गलत कर दिया। जाहिर सी बात है, इसमें सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर का या हुकूमत का नहीं, आपको पता है फौज का डायरेक्ट एक उनका रोल होता है उस पे पूरा। जी बिल्कुल, तो फेंस के मामले कि वो क्या करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, बस लास्ट आपसे सवाल मैं कर रही हूँ, आखिरी बस कमेंट चाहूंगी। एक मामला है ऑडियोज का, कभी वीडियो लीक्स का मामला होता है पाकिस्तान के अंदर, और अब साबिक वजीर आजम इमरान खान की, उनकी अहलिया की मुबैना ऑडियो लीक्स बार बार जो आ रही हैं जिस तरह से उसे ये, और फिर जो अभी कुछ दिन पहले जो हुआ डार्क साइट्स पे, जी वेबसाइट्स पे प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो है वो ऑडियोज और सारी चीजें, डेटा वहाँ पे अवेलेबल था। समझ गया सवाल आपका। मैं आई डू नॉट एग्री विद दिस थिंग कि ये कोई क्या कोई जंगल है, क्या है कि जहां आप इस किस्म की चीजों को लीक आउट करें। और ये क्वेश्चन रेज करता है कि पाकिस्तान में कोई नज़्म ज़ब्त भी है। जाहिर सी बात है, हमारी प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या और दूसरे लोग हो इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर, अगर वो इस चीज को सेफ ही नहीं समझते हैं तो पॉलिसी डिस्कस करने के लिए बहुत सी चीजें होती है, आप डिस्कस करते हैं, खुल के डिस्कस करते हैं। अगर ये डर लगा रहे कि जी ये लीक हो जाएगी और यहाँ कोई टेप कर रहा है, ये तो बड़ी गलत बात है।
और दूसरी बात ये है कि पर्सनलाइज जो होती है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं एग्री करता कि ये इससे कोई एडवांटेज लेना चाहिए, इस तरह से माहौल क्रिएट करना चाहिए, बिकॉज इसका फिर कोई एंड नहीं होगा। राइट, वेरी वेल, थैंक यू सो वेरी मच। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, तर्जुमान नवाज शरीफ साहब के, मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हैं जी, और ख़ास तौर पे जो उन्होंने एक बड़ी जो अभी की खबर है वो ये कि जी उन्होंने कहा है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पंजाब असम्बली का टेक्निकली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव होने के बाद जो सेशन है वो आगे नहीं कर सकते, एंड इट इज़ द सेम पोजीशन जो कि 8 महीने पहले 7 महीने पहले जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू हटाया गया, वही सिचुएशन अब इस वक्त आ खड़ी हुई है। और वो कह रहे हैं कि जी अगर लोग वोट डाल देते हैं या लोग कम आते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर, तो फिर बहुत बड़ा धचका लगेगा मौजूदा हुकूमत को। सो लेट्स सी कि क्या हो रहा है, बिकॉज सिचुएशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिचुएशन इज़ गोइंग ऑन वेरी इन एन इनिग्मा पोजिशन। सो ये देखते हैं जी, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं तो मजीद मेहमान होंगे प्रोग्राम में, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड।